अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और उनमें से पहली 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलें आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। The wavelength of a signal from a radio transmitter is 1500 meter and the frequency is 200 kilohertz. What is the wavelength for a transmitter operating at 1000 kilohertz with what speed the radio waves travel? Students, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। हमें कुछ चीज़ें बता दी गई हैं कि आपके रेडियो के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, और फिर एक और रेडियो का ट्रांसमीटर है जिसकी आपको फ्रीक्वेंसी बता दी गई है और स्पीड आपसे पूछ ली गई है और वेवलेंथ आपसे पूछ ली गई है। तो स्टूडेंट्स, हम डाटा लिखते हैं जो यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले गिवन डाटा, और स्टूडेंट्स इस गिवन डाटा में देखें तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है वो है वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। तो स्टूडेंट्स, वेवलेंथ ऑफ सिग्नल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं लैम्डा 1 के साथ, और लैम्डा 1 की वैल्यू है हमारे पास 1500 मीटर। और फिर इसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास उसको भी हम लोग लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स हम लोग f1 के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 200 किलो हर्ट्स। और स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमने कैलकुलेशन सारी SI यूनिट्स में करनी होती है, इसलिए इस 200 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हर्ट्स के अंदर। तो ये आ गया 200 और किलो है तो इसका मतलब है 10⁻³ हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज़ हमें गिवन है वो है फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांसमीटर, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमीटर है जैसे कि यहाँ पे गिवन है ये 1000 किलो हर्ट्स है। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं f2 का, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी वो है 1000 किलो हर्ट्स। और स्टूडेंट्स, अगर इसे हर्ट्स में कन्वर्ट करना हो तो बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हैं कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और हर्ट्स के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स, जो हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये फाइंड आउट करना है, दो चीज़ें फाइंड आउट करने को कहा। एक वेवलेंथ फॉर द ट्रांसमीटर। स्टूडेंट्स, जो ट्रांसमीटर के लिए वेवलेंथ है उसे हम लोग नाम दे देते हैं लैम्डा 2 का। ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स। स्पीड ऑफ रेडियो वेव, और स्टूडेंट्स उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v के साथ। तो ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं उसके लिए चलते हैं अपने कैलकुलेशंस की तरफ। अब कैलकुलेशंस में हमें जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो तो एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। हमें पता है वी नो दैट कि जब भी हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान, तो ये हमारे पास बेसिक रिलेशन है v = f लैम्डा। स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक रिलेशन है। जब भी हमें इन तीनों चीज़ों के दरमियान रिलेशन चाहिए होता है तो हम इस फॉर्मूले से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्पेसिफिक केस की बात करें तो देखिएगा मैं पहले केस के लिए इसे कैसे लिख रहा हूँ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और v = f1 एंड लैम्डा 1। स्टूडेंट्स, मैंने v = f1 लैम्डा 1 लिख दिया। इसमें जो f1 है ये हमारे पहले वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है
जो कि यहाँ पे गिवन है, और लैम्डा 1 इसकी वेवलेंथ है जो यहाँ पे गिवन है। लेकिन अगर आप देखें तो मैंने v के साथ 1 नहीं लिखा। उसकी वजह क्या है कि इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये तो चेंज होंगे, लेकिन जो स्पीड है हमारे पास वो स्पीड चेंज नहीं होने वाली, इसलिए हमें v1 या v2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट वैल्यूज़, हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास v की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। सबसे पहले f1 है, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि है हमारे पास 200 इंटू 10⁻³ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा 1 के साथ जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1500। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इस केस में आती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये बड़ा मज़े का एक्सप्रेशन हमें मिला जहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो रेडियो वेव्स हैं स्टूडेंट्स वो इस केस में ट्रैवल कर रही हैं और उनकी ट्रैवल करने की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडियो वेव्स की फॉर्म में हमें मिल रही हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम अपने फॉर्मूले को फर्दर आगे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें, और ये जो हमारा फॉर्मूला है अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू f2 और इसके साथ में लैम्डा 2। और स्टूडेंट्स अगर इसे रीअरेंज करें, क्यों रीअरेंज करें, क्योंकि हमें लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा 2 कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये f2 जो लैम्डा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा v डिवाइडेड बाय f2। और स्टूडेंट्स अब इसके अंदर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा, लैम्डा 2 और वो किसके इक्वल आएगा, ऊपर v लिखा है नीचे f2 है स्टूडेंट्स, तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो कि है 3.0 इंटू 10⁸ और स्टूडेंट्स फिर हम इसे डिवाइड करेंगे f2 के साथ। और इस केस में हमें पता है जो f2 की वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है हमारे पास 1000 किलोहर्ट्ज़ या 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हर्ट्ज़। तो हम इन्हें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1000 इंटू 10⁻³ और फिर स्टूडेंट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो लैम्डा 2 है उसका आंसर आ जाएगा जो इस केस में हमारे पास आ रहा है 300 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ देखी कि हमारी जो वेवलेंथ है इस केस में वो आ गई है 300 मीटर। और अगर आप इसका कंपैरिजन करके देखें उस वेवलेंथ के साथ जो पहले मौजूद थी तो हमने देखा कि वहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास 1500 मीटर थी और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़ थी। अब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ हो गई यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर गई है तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका आपको पता होना चाहिए कि अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखें, अगर हमारे पास v कांस्टेंट रहे, हम किसी ख़ास स्पीड की वेव की बात कर रहे हैं तो v कांस्टेंट रहे अगर, तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी और जो हमारी वेवलेंथ होती है इन दोनों के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर कोई एक इनमें से इंक्रीज कर रही हो तो दूसरी डिक्रीज करना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, 2 स्पीकर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। फिगर में हमें 2 स्पीकर्स दिखाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे S1 और S2 ये 2 स्पीकर्स हैं और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर, यानी अगर इन दोनों स्पीकर्स को देखते हैं तो S1 और S2 एक दूसरे से 3 मीटर के फासले पर पड़े हुए हैं। दे एमिट अ कांस्टेंट टोन ऑफ 344 हर्ट्ज और 344 हर्ट्ज की टोन प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों स्पीकर्स इंडिविजुअली। अ माइक्रोफोन P इज मूव्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल
2 and 4 मीटर फ्रॉम द लाइन कनेक्टिंग द टू स्पीकर्स। अब अगर इस माइक्रोफोन को देखें, ये जो P1 है ये हमारे स्पीकर से 4 मीटर के फासले पे पड़ा हुआ है, और ये जो लाइन नज़र आ रही है इस लाइन के ऊपर ये मूव करता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में मूव कर सकता है हमारा स्पीकर, बिल्कुल इस तरह से। It is found that tone of maximum loudness is heard and displayed on CRO when microphone is on the center of the line। तो जब माइक्रोफोन इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है तो मैक्सिमम लाउडनेस सुनता है। एंड उसके बाद क्या है, एंड द लाइन एंड डायरेक्टली ऑपोजिट टू ईच स्पीकर, और जब ईच स्पीकर के डायरेक्टली ऑपोजिट होता है यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो इस वक्त भी वो क्या करता है, वो मैक्सिमम लाउडनेस जो है वो सुन पाता है। अब क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड स्टूडेंट्स हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन डाटा। इस केस में स्टूडेंट्स हमें जो चीज़ गिवन है वो सबसे पहले ये है कि बताया गया है कि डिस्टेंस कितना है स्पीकर्स के दरमियान में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस between the speakers। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास यहाँ पे 3 मीटर। और स्टूडेंट्स और क्या बताया गया, फ्रीक्वेंसी, किस टोन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम उसे F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 344 हर्ट्ज। इतने की स्टूडेंट्स हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और स्टूडेंट्स उसके बाद क्या बताया गया कि डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर्स एंड लाइन ऑफ मोशन, डिस्टेंस बिटवीन स्पीकर्स and the line of motion। तो स्टूडेंट्स वो जो लाइन ऑफ मोशन और स्पीकर्स के दरमियान डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमें देखें फिगर में नज़र आ रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर्स है। तो हम इसे लिख लेते हैं 4.0 मीटर, ये डिस्टेंस हमें पता है। स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारी कैलकुलेशंस जो होने जा रही हैं वो होने जा रही हैं टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, एक ही चीज़ पूछी गई है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v के साथ। ये स्टूडेंट्स हमें इसमें सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं इसे हम देखते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हमें फिगर नज़र आ रही है, हम इस फिगर को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इसको डिस्टेंस की डायग्राम की फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास स्पीकर है S1 यहाँ पे, और स्टूडेंट्स इससे कुछ फासले पे यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्पीकर है जिसे हम लोगों ने S2 का नाम दिया हुआ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास S1 से लेके S2 तक का इन दो स्पीकर्स के दरमियान फासला है। और स्टूडेंट्स ये फासला हमें गिवन है, ये फासला है 3 मीटर्स। तो S1 से लेके S2 तक 3 मीटर्स है। और स्टूडेंट्स फिर हमारे पास ये लाइन है जिस लाइन के ऊपर हमारा माइक्रोफोन मूव करता है। अगर स्टूडेंट्स इस लाइन की हम लोग बात करें तो ये लाइन इस तरह से यहाँ पे मौजूद है। अब इस लाइन के केस में अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं तो हमें इसका डिस्टेंस भी पता है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर है। और फिर स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि इस लाइन में अगर बिल्कुल हम सेंटर की बात करें, हम इस पॉइंट की बात करें,
तो इस पॉइंट पे हमें लाउडेस्ट नोट सुनाई देता है सेंटर पे। और फिर ये जो स्पीकर है इसके बिल्कुल सामने जो ये पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं P1 का। तो इस P1 पे भी हमें लाउडेस्ट नोट सुनाई देता है। और अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें, हम इसे कह देते हैं P2। तो P2 पे भी स्टूडेंट्स हमें लाउडेस्ट नोट सुनाई देता है। तो स्टूडेंट्स अब कुछ ऐसी जगह हमारे पास आ गई जहाँ पे हमें लाउडेस्ट नोट सुनाई देगा। एक तो ये पॉइंट है जिसे हम पॉइंट ओ कह देते हैं, वहाँ पे हमें लाउडेस्ट नोट सुनाई दे रहा है। P1 और P2 पे भी हमें लाउडेस्ट नोट सुनाई दे रहा है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि लाउडेस्ट नोट या जो मैक्सिमम लाउडनेस है वो तो हमें उस जगह पे मिलती है जिस जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होती है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट P1 है या ये जो O है या ये जो P2 है, इन तीनों जगहों पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो वहाँ पे होती है जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने से पहले ये चीज़ हम यहाँ पे बता देते हैं कि मैक्सिमम लाउडनेस वहाँ पे मिलेगी जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। वी विल हेयर we shall hear maximum loudness on the points where two waves interfere constructively and for constructive interference path difference is either 0 or lambda or plus minus lambda or plus minus 2 lambda और प्लस माइनस 3 लैम्डा और सो ऑन। यानी स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारा जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होता है लैम्डा के। तो फिर हमारे पास जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होती है जो कि P1, P2 और O पे हमें नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम फिर पाथ डिफरेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स हम पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे दो वेव्स जा रही हैं। एक वेव तो स्टूडेंट्स ट्रैवल करती है S1 से सीधा P1 तक। तो स्टूडेंट्स जो इस S1 से P1 तक वेव गई है, साउंड क्या है, उसने 4 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन एक वेव जो S2 से मूव की है और ये S2 से मूव करते करते हमारे पास पॉइंट P1 तक गई है। स्टूडेंट्स इसने भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है ये हमें नहीं पता। ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता है कि ये 4 मीटर है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें ये डिस्टेंस भी पता हो तो हम देख सकते हैं कि कौन सी वेव ने दूसरी वेव की निस्बत ज़्यादा फासला तय किया, यानी हम पाथ डिफरेंस इस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फिर कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम S2 से लेके P1 तक का डिस्टेंस निकालते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द ट्रायंगल। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ट्रायंगल बनी हुई है। जो ट्रायंगल क्या है, S1 S2 एंड P1। एक ऐसी ट्रायंगल जो S1 S2 और P1 को मिला के बन रही है। अगर आप देखें ये S1 S2 और P है। अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि उस थ्योरम में क्या होता है कि इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है, जो S2 और
P1 है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो इस केस में S1 और S2 है, और प्लस करके बेस का स्क्वायर, जो इस केस में हमारे पास S1 और P1 है, इनके स्क्वायर्स के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमें S2 P1 की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग बाकी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जैसे कि S1 S2 की जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास वो 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और S1 P1 की वैल्यू जो है हमारे पास 4 है और ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 प्लस 16 और ये बन गया हमारे पास 25। और फिर अगर S2 P1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो इस केस में हमें स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, और वो स्क्वायर रूट हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, और ये आंसर हमारे पास आ गया 5। इसका मतलब है S2 से लेके P1 तक ये जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस है 5। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, वो पाथ डिफरेंस देखिएगा मैं किस तरह से लिख रहा हूँ। अगर हम इन दोनों वेव्स को देखें तो एक वेव गई है S2 से P1 तक और एक गई है S1 से P1 तक। तो हम देख सकते हैं जो S2 से P1 तक गई है उसने ज़्यादा फासला तय किया है, जो S1 से P1 तक गई है उसने कम फासला तय किया है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें देखना हो कि पाथ डिफरेंस कितना है तो हमें पता है S2 से जाने वाली वेव ने ज़्यादा फासला तय किया है, तो S2 P1 इसने जो पाथ कवर किया है इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं जो S1 से P1 तक जाने वाली वेव ने पाथ कवर किया है। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ रहा है, अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, वो पाथ डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि S2 से P1 तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है और S1 से P1 तक का जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये पाथ डिफरेंस इस केस में 1 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पाथ डिफरेंस जो है 1 के इक्वल आने का क्या मतलब है यहाँ से, कि हमारे पास देखिए हमने देखा था कि जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, वो या तो 0 या लैम्डा का मल्टीपल या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा इस तरह का होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में अगर हम देखें तो हमें जो पहला साउंड सुनाई दिया था वो पॉइंट O पे सुनाई दिया था, और ये पॉइंट O जो है हमारे पास स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल सेंटर में है। अगर हम इसको देखें तो ये इस तरफ से भी सेंटर में है और ये इस तरफ से भी सेंटर में। तो अगर इस केस में हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारे पास 0 आता है, क्योंकि दोनों वेव्स ने एक जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और जब हमारा माइक 0 से P1 की डायरेक्शन में मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था तो इस केस में जो पहला उसे लाउडेस्ट नोट या मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया था वो P1 पे दिया था। इसका मतलब है कि P1 पहला वो डिस्टेंस आया है जहाँ पे हम लैम्डा के मल्टीपल का पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमें पाथ डिफरेंस 1 आया है ये असल में 1 नहीं है, बल्कि ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि ये 1 इस केस में हमारा लैम्डा के इक्वल है, यानी पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा वो 1 के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है और इसे याद रखना है कि ये पाथ डिफरेंस बेसिकली किसकी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स अब बड़ी आसानी से हम लोग अपनी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स, हमें पता है कि स्पीड अगर निकालनी हो तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि स्पीड का रिलेशन तो बहुत सिंपल होता है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। और स्टूडेंट्स f तो हमें गिवन है, हमें बता दिया गया f की वैल्यू है 344 हर्ट्ज। और स्टूडेंट्स साथ में हम लेमडा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो कि इस केस में हमारे पास 1 के बराबर आया है। तो स्टूडेंट्स फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 344 मीटर पर सेकंड।
तो स्टूडेंट्स हमारी यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड मिल गई, यानी हमारा साउंड जो है इस सिनेरियो में, इस केस में ट्रैवल कर रहा होगा 344 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। स्टूडेंट्स अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 8.3 A stationary wave is established in a string which is 120 centimeter long and fixed at both ends. The string vibrates in 4 segments at a frequency of 120 Hz. Determine its wavelength and fundamental frequency. तो स्टूडेंट्स हमें ये बताया गया है कि ये एक स्ट्रिंग है जिसे हम लोगों ने दो एंड्स पे बांध के रखा हुआ है। जैसे एक ये एंड कंसीडर कर लें और एक ये एंड कंसीडर कर लें। यहाँ पे हम लोगों ने इसे बांधा हुआ है, और जब ये बांधा हुआ है तो इस रस्सी की जो लेंथ है वो 1.2 मीटर्स है या 120 सेंटीमीटर्स है, और ये 4 लूप्स के अंदर ऑसिलेट कर रही है। जैसे आप देखते हैं 1 2 3 और 4, इसके अंदर 4 लूप्स बनी है, 4 सेगमेंट्स बने हुए हैं जिसके अंदर ये ऑसिलेट कर रही है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स, पहली चीज जो उसने बताई, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्ज, और जो फ्रीक्वेंसी है इस केस में वो 120 हर्ट्ज है। हमें क्या बताना है, हमें डिटरमिन करना है इट्स वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन डेटा, इस केस में जो स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा गिवन है वो ये है कि सबसे पहले लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें बताई गई है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है स्टूडेंट्स उसको स्मॉल एल के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टूडेंट्स ये इक्वल है 120 सेंटीमीटर के, या अगर हम इसे कन्वर्ट करें मीटर में तो 120 को डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स हम लोग 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 मीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो कि है 1.2 मीटर। अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगली चीज जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ लूप्स। नंबर ऑफ लूप्स, और स्टूडेंट्स हमें नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो 4 हैं। n की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 4 आ गई। उसके बाद जो चीज गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन 4 सेगमेंट्स, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये फ्रीक्वेंसी है 4 सेगमेंट्स की, यानी हम उसे f4 कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो f4 की वैल्यू है हमारे पास वो है 120 हर्ट्ज। ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, दो चीज़ें स्टूडेंट्स पूछी हुई हैं हम लोगों से। टू फाइंड, हम लोगों ने क्या क्या बताना है, एक तो स्टूडेंट्स हमें बताना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमें पता है, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f1 के साथ। ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, और दूसरी चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है वेवलेंथ। और वेवलेंथ को स्टूडेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा के साथ। ये स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो चलें अब आगे चलते हैं और अपनी कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो स्टूडेंट्स वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फिगर को देखना पड़ेगा। इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि हमें 4 लूप्स नज़र आ रही हैं। अब स्टूडेंट्स ये स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं, और हमें पता है स्टेशनरी वेव्स में जैसे हमें ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये जो हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये पॉइंट्स
परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं। और इन पॉइंट्स में ये जो परमानेंट ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स होते हैं, हम इन्हें नाम देते हैं नोड्स का। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नोड्स हैं जिन्होंने हमेशा ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करना होता है। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कोई से दो कंसेक्यूटिव नोड्स अगर हमारे पास मौजूद हों तो उन दो नोड्स के दरमियान जो फासला होता है वो λ/2 के बराबर होता है। यानी अगर हम एक इस नोड और इसके करीब तरीन जो अगला नोड है इनके दरमियान डिस्टेंस की बात करें तो ये बराबर होता है λ/2 के, ये हाफ ऑफ वेवलेंथ के बराबर होता है। इसी तरह से अगर अगले दो नोड्स की हम लोग बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इनके दरमियान फासला भी λ/2 होगा। इससे अगले दो नोड्स की बात करते हैं तो उनके दरमियान जो फासला है वो भी λ/2 होगा। और फिर उनसे अगले जो दो पॉइंट नोड्स हैं उनके दरमियान अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो भी λ/2 होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो हमारी जो पूरी लेंथ है जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो लेंथ तो 4 टाइम्स λ/2 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के दरमियान यही तो हमारी स्ट्रिंग है और ये इसकी लेंथ है और इस लेंथ में 4 टाइम्स λ/2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर लिख सकते हैं कि लेंथ ये जो हमें नज़र आ रही है ये इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ λ/2। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सा काट के सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं L इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ λ। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ से हम लोग λ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो λ बराबर आएगा लेंथ डिवाइडेड बाय 2 के, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ये इस तरफ लेके जाके हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अब तो बहुत आसान हो गया, लेंथ की वैल्यू तो हमें पता है। इस केस में जो हमारी लेंथ थी स्टूडेंट्स वो 1.2 मीटर्स थी जो हम लोगों ने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके रखी हुई है। तो लेंथ की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि है 1.2 और इसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं 2 पे। तो जब 1.2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें λ की वैल्यू मिल जाएगी जो इस केस में आती है 0.6। और स्टूडेंट्स ये किस में आएगी, ये आएगी 0.6 मीटर में। तो स्टूडेंट्स ये पहला हिस्सा था हमारे क्वेश्चन का जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जिसमें हम लोगों ने λ की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, जो दूसरी चीज़ हमसे पूछी हुई है हम उसे भी फाइंड आउट करते हैं। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स हमसे पूछी गई है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक रिलेशन पता है, वी नो दैट, कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वांटाइज्ड होती है। यानी जो एफ एन है स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है एन टाइम्स F1 के। और स्टूडेंट्स अगर इस केस में हम लोग देखें तो हमें तो फोर्थ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है, तो अगर हम यहाँ पे n की जगह 4 लगा दें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं F4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F1। तो स्टूडेंट्स अगर ये इसके इक्वल हो तो यहाँ से हम लोग F1 की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, क्योंकि ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं डिवाइड हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F4 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर अगर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें पता चल रहा है कि बहुत आसानी से हम F1 निकाल सकते हैं, जो इस केस में क्या आएगा, F1 इज इक्वल टू F4। F4 की वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 120 हर्ट्ज। तो हम F4 की जगह इसकी वैल्यू लगाते हैं और ये डिवाइड होगी 4 के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा F1 का, इस केस में जब 120 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30। तो स्टूडेंट्स 30 हर्ट्ज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जो कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। जो पहली चीज़ थी वो थी हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा जो कि 0.6 मीटर आई, और दूसरी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि 30 हर्ट्ज के बराबर आई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है
The frequency of the note emitted by a stretched string is 300 Hz. What will be the frequency of this note when the length of the wire is reduced by 1/3 without changing the tension? और second part क्या है? The tension is increased by 1/3 without changing the length of the wire. स्टूडेंट्स ये बेसिकली एक नहीं बल्कि दो न्यूमेरिकल हैं जो कि अलग अलग से पेपर में पूछे जाते हैं। एक अगर ये न्यूमेरिकल आएगा तो इसका कोई एक पार्ट हमारे पास पूछा जाएगा पेपर में, दोनों पार्ट्स एक साथ नहीं पूछे जाते। तो हम भी इनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे ये एक नहीं बल्कि दो न्यूमेरिकल्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका डाटा सबसे पहले लिखते हैं जो कि गिवन है, गिवन डाटा। इस केस में स्टूडेंट्स जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय स्ट्रेच स्ट्रिंग इज़ 300 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स सबसे पहले ये हमें दे दी गई है, फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 300 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, टू फाइंड। अभी स्टूडेंट्स हम इसका पहला हाफ जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम लोग ए में जो चीज़ पूछी गई है हम उसे सॉल्व करेंगे और वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। क्या पूछा गया स्टूडेंट्स? हमें पूछा गया द लेंथ ऑफ द वायर इज रिड्यूस्ड बाय 1/3। लेंथ जो है वो 1/3 रिड्यूस कर दी गई है। उस वक्त आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो स्टूडेंट्स पूछी हमसे गई है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को मैं एफ प्राइम का नाम दे देता हूँ। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है और ये कब है? व्हेन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं व्हेन लेंथ of the wire is reduced by 1/3। लेंथ जो है स्टूडेंट्स उससे हमने रिड्यूस कर दिया है 1/3, लेकिन हम लोगों ने जो टेंशन है उसमें कोई चेंज नहीं आने दिया, टेंशन को हम लोगों ने चेंज नहीं होने दिया। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी कैलकुलेशंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जब भी रिलेशन निकालना हो स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, तो हम लोग कहते हैं v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, इसके बराबर होता है। इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स ये वो वाली इक्वेशन है जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि लेंथ को रिड्यूस कर दिया विदाउट चेंजिंग द टेंशन। अब हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन बदल जाएगी और हम इसे लिखेंगे v इज़ इक्वल टू एफ प्राइम और लेमडा प्राइम। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये वाली है लेंथ को चेंज करने से पहले वाली इक्वेशन, और ये वो इक्वेशन है जो लेंथ को चेंज करने के बाद हमारे पास आ रही है। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने v ही लिखा है, v1 और v2 नहीं लिखा, या v1 या v प्राइम नहीं लिखा। उसकी वजह ये है कि हमारी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम लेंथ को चेंज भी करते हैं तो उससे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदलेगी, ना कि हमारी स्पीड बदलेगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में एफ प्राइम लेमडा प्राइम इज इक्वल टू एफ एंड लेमडा। क्योंकि दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम थी तो हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स को भी एक दूसरे के इक्वल कर लिया। और ये जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है स्टूडेंट्स, इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन को देखें
तो हम इसमें से अपने एफ प्राइम जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ये रिमेनिंग चीज़ें पता हों। अब इसमें से एक चीज़ तो हमें गिवन है, वो क्या है कि हमारी जो लेंथ है उसे हम लोगों ने रिड्यूस किया है 1/3। गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स गिवन ये है कि हमारी जो लेंथ है यानी वेवलेंथ है उसको हमने 1/3 रिड्यूस कर दिया। अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें लैम्डा प्राइम की, ये वेवलेंथ है हमारी जो रिड्यूस होने के बाद आई। अगर हम इसको देखें तो ये है हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा जो रिड्यूस होने से पहले थी, और हमने कहा कि रिड्यूस कितनी की है 1/3, यानी हम इसमें से माइनस कर देते हैं लैम्डा बाय 3 को। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो वेवलेंथ होगी जो चेंज होने के बाद आई, यानी लैम्डा हमारी चेंज होने से पहले वेवलेंथ थी, और फिर लैम्डा बाय 3 हमने क्या किया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो लैम्डा प्राइम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर इस लैम्डा प्राइम की इधर वैल्यू फाइंड आउट करें, हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 हमारे पास एलसीएम आ जाता है 3 लैम्डा माइनस लैम्डा। तो लैम्डा प्राइम की हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा प्राइम की। तो अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स जब इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज हम लोग लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा एफ प्राइम। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है एफ प्राइम को, हम इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, और जो लैम्डा प्राइम है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है जो कि है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3। ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने लगा दी। और स्टूडेंट्स जो एफ है इसकी वैल्यू हमें पता है जो कि है 300, वो हम लोगों ने लिख दी, और साथ में है लैम्डा, उसको हम इसी तरह से यहाँ पे लिखा रहने देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे ये लैम्डा और ये लैम्डा दोनों साइड्स पे मौजूद है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी चीज़ें जो स्टूडेंट्स हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं वो रीअरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर हम F1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा रहने दें F प्राइम को, तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है 300, और ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे 300 से, और 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशन बनेगा। तो स्टूडेंट्स अगर एफ प्राइम यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 900, और इसे 2 पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो आंसर आता है 450 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर लेंथ को यानी वेवलेंथ को 1/3 रिड्यूस कर दिया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या चेंज आएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज थी तो अब 450 हर्ट्ज हो गई, यानी वेवलेंथ को रिड्यूस करने से हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। और स्टूडेंट्स ये इसका पहला हाफ था, और जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल 2 डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसके सेकंड हाफ को हम एक अलग न्यूमेरिकल के तौर पे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। हमने पहली 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, लेकिन चौथी प्रॉब्लम का जो पहला हिस्सा था जो अलग से न्यूमेरिकल के तौर पे आता है, हम लोगों ने उसको सॉल्व किया। जो उसका नेक्स्ट पार्ट है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।